रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम के बारे में अब क्या क्या बोला। जो गीगर मार्शल ने जो दिया था उसको आउटपुट निकाल करके एक्सपेरिमेंट से, उसके बेस पर रदरफोर्ड ने कुछ वाक्य बोले एटम के बारे में। उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही ज्यादा ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, जो कैसी है, पॉजिटिव है, और बहुत ही छोटी सी चीज है, वो रखी रहती है। इसका नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। और फिर बोला सेकंड लाइन में कि इलेक्ट्रॉन उस छोटी सी चीज के ओर पास घूमते रहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहां कहां घूमते हैं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट घूमते हैं नहीं घूमते। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब घूमने के लिए जो आवश्यक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए वो मिलता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ये ए बी इसको तो इलेक्ट्रॉन को जो रोटेट करने के लिए अपने ऑर्बिट में जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिलता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसको मिलता है, जिससे वो उसमें आराम से घूमता रहता है। और उन्होंने इसको कंपेयर कर दिया सोलर सिस्टम से। जैसे सन के ओर पास सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, वो आराम से घूम सकते हैं। न्यूक्लियस नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बता दिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स mv²/r, और ये आपका हो जाएगा इसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारी बातें बताई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना जो सिस्टम था बताया तो तुरंत इसमें कुछ कमियां भी सामने आने लग गई। रदरफोर्ड कमी, जो सबसे भारी कमी है वो ये है कि ओल्ड फिजिक्स में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने डिस्कवरी की थी कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो रेडिएशंस को इमिट करता है, मतलब वो अपनी कुछ एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में निकलता रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया किसने था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसको दिया था। इसके बेस पर इनसे पूछा गया कि भाई आपके ऑर्बिट में न्यूक्लियस हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बहुत बढ़िया, इसके पास वेलोसिटी है, हाँ सब है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी यदि इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो वेलोसिटी में परिवर्तन आपका लगातार आता रहेगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती रहेगी। तो इस चेंज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास एक छोटा सा एक्सेलरेशन भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल था ही। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल, इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये क्या करना चाहिए उस थ्योरी के बेस पर, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता रहेगा। चूंकि वो एनर्जी है h², इस पे इधर को लग रहा है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसी समय मान लो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर सेंटीमीटर फोर्स, सही है जी, चल रहा है, घूम रहा है। जब ये एनर्जी को लूज करेगा तो इसकी स्पीड में फर्क पड़ जाएगा, जिससे इसका सेंटीमीटर फोर्स गड़बड़ा जाएगा। चूंकि इस पे इधर को लगने वाला फोर्स जमा क्यों है, ये डिपेंड किस पे करता है, कि Q1 Q2 बाई R इस पे, ये मेंटेन है, ये मेंटेन है, ठीक। तो अब ये तो फिक्स है, बाहर वाला फोर्स गड़बड़ा रहा है, जिससे क्या होगा, वो लगातार टुवर्ड न्यूक्लियस शिफ्ट होता जाएगा। बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा किसके अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस। अब तक अगर ऐसा होता तो सारे के सारे एटम अब तक खत्म हो चुके होते, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां कूद चुके होते, परंतु ऐसा नहीं।
ये इनकी बस ये बात नहीं रहेगी सब ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि स्पेक्ट्रम की बात करी। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर आपसे मैं कहूं कि भाई व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है तो आप कहोगे साहब वेवलेंथ है। जो व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं किसी फील्ड से तो वो अपने सातों कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, V से लेकर के R तक। हर कलर का अपना अपना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होता है। तो अब स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? या किसी भी गैस को, ये कुछ गैस भरी हुई है वैक्यूम चेंबर के अंदर, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट से इसको गर्म करो, इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करो, मतलब एनोड कैथोड बीच में गैस और इसमें आप भर रहे हैं, गैस भर दी और इससे करंट पास कर रहे हैं। तो जब गैस के अंदर से करंट पास करेगी वो गैस आयन में कन्वर्ट होगी, इसके अंदर से क्या निकलेंगे भाई? कुछ रेडिएशन से इमिट करता है, ठीक। उस रेडिएशन में क्या देखा, जब उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है? अलग अलग वेवलेंथ की बिल्कुल शार्प लाइन मिलती है। देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस है जिसका हमने स्पेक्ट्रम पता किया है उसमें से सभी वेवलेंथ मिल जाए। अगर आपका ये मान लो H2 गैस है तो इसका अपना एक अलग वेवलेंथ निकलेंगे इसके अंदर से, डिस्क्रीट लाइंस। ये मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज 20 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ, ये 30 एंगस्ट्रॉम हो गई, मान लो ये 40 हो गई, ये 50 हो गई। ये तुक्का मार दिया, ऐसी बात नहीं है। मतलब इनके बीच में कुछ नहीं है। हर गैस का अपना अपना अलग अलग फिक्स्ड क्या है? स्पेक्ट्रम होता है। इसे बोलते हैं इनिशियल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? यहां से गैस में करंट इलेक्ट्रिक आर्क पास किया गया जिससे निकला रेडिएशन, इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से स्टडी किया गया तो उसके स्क्रीन पर क्या हुआ? अलग अलग बिल्कुल शार्प अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस हमको मिलती है। इससे ये पता चल जाता है कि ये इसका ही स्पेक्ट्रम है। और हर गैस का अपना अलग इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रिक आर्क पास करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक आर्क गर्म कर दिया तो H+ हाँ चेंज हो जाएगा, वो अपने आयन में बदल जाएगी। मतलब बात ये कि हमें इसका स्पेक्ट्रम कैसे बना, उसका ये है कि जब स्पेक्ट्रम पता करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप तो गर्म कर सकते हैं, इस पे आप सनलाइट पास कर सकते हैं। जब किसी गैस में से आप सनलाइट व्हाइट लाइट पास करोगे उससे मिलता है हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये मैंने किससे पास किया है? इलेक्ट्रिक आर्क से। स्पार्किंग कर इसके अंदर बहुत क्लोज रखा, इसके अंदर मैंने गैस भर दी। जब हाई वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें हल्की सी क्या होगी? स्पार्किंग होती है। यदि आप दो हाई वोल्टेजेस के एनोड कैथोड पास लाओगे तो क्या होगा? अगर ये एनोड है कैथोड है, बीच में बहुत ज्यादा 10⁸ वोल्टेज लगा हुआ है तो बीच में बेशक गैप है, क्या होगा? अपने आप एक लाइन कनेक्ट हो जाएगी। देखा नहीं देखा अपने सिस्टम? ना देखो YouTube पर मैंने डाली हुई वीडियो है, 10 सेकंड की वीडियो है इसी करंट की। उसमें ये दिखाया गया है बीच में दो तार है, लाखों वोल्टेज का केबल है, बीच में ब्रेक है। जैसे ही लाइन कनेक्ट किया जा रहा है तो क्या होता है? अपने आप बीच में एक लाइन कनेक्ट हो रही है। वो क्या है? जो गैस है उसके अंदर से ड्यू टू हाई वोल्टेज एक लिंक अपने आप बन जाता है। ऐसा नहीं है वो कम वोल्टेज पे होगा, फिर घरों में अपना पार हो जाएंगे, ठीक है ना? वो ऐसा नहीं है। तो उस इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से इसमें क्या निकल रहा है? जो निकल रहा है रेडिएशन, उसका बनना है स्पेक्ट्रम। इससे बीच में खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं। अब यदि आप इसी गैस में से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो एक हमें अलग तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि ये वेवलेंथ है λ1, λ2, λ3, λ4। हर गैस का अपना अपना अलग वेवलेंथ होगी, सबका अपना अलग अलग क्या होगा? स्पेक्ट्रम होगा। आप इस स्पेक्ट्रम के बेस पर भी गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किस गैस का स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी। अब जब इससे हमने पास की व्हाइट लाइट, उससे मिला हमें स्पेक्ट्रम, उससे बोलते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा है? इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिट करना है। अब जब व्हाइट लाइट की बात करेंगे तो जो जो कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे थे, जिस जिस वेवलेंथ की लाइट जो आपको मिल रही है लाइन, वो तो गायब हो जाएगी, बाकी सब मिल जाएंगे।
अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको रेड लाइट, ब्लू लाइट और येलो लाइट मिल रही थी, उसे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिल रही थी, तो इमिशन वाले में ये मिल गई, एब्जॉर्प्शन वाले में क्या होगा, ये तो गायब हो जाएंगी, रेड ब्लू येलो, बाकी सब आपको दिख जाएंगे। उल्टा सिस्टम है, जो इमिशन में दिखाई दे रहा है वो एब्जॉर्प्शन में गायब। नाम एमिशन मतलब निकालना, एब्जॉर्ब माने गायब कर देना, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो गायब हो जाएगा। जब भी इनके एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था ऑर्बिट में वो ऐसे तो आएगा नहीं, सदाक्षी कुछ के, कैसे आएगा, स्पाइरल मोशन करेगा। तो इसमें कंटिन्यूअसली हर वेवलेंथ का रेडियस निकलना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे निकल रही है वेवलेंथ आपकी, मान लेते हैं सपोज 200 एंगस्ट्रॉम, तो कंटिन्यूअसली आएगा धीरे धीरे ऐसे हर आर्क में लगाता हुआ, लगाता हुआ 200 से 204, 203, 205 पॉइंट में स्मूथली क्या चलेगा, उसमें लगभग हर वेवलेंथ उसको मिलना चाहिए था लॉजिकली, परंतु यहाँ पे क्या है, बीच में गायब हो गया। ये क्या है, इसको एक्सप्लेन फोर्स नहीं कर पाए। ये डिस्क्रीट लाइंस जो हमको मिल रही है ये क्यों मिल रही है, ये इसको नहीं बता पाए। दूसरी बात एक और थी, इसके साथ एक घटना और थी। जब हम इस स्पेक्ट्रम को और डीपली स्टडी करने जाते हैं, हम इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा और डीपली पढ़े तो हमें क्यों क्या दिखाई देता है, जब आप एक स्पेक्ट्रम जो कि लाइन मिली है आपको, इसको वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर देते हैं, ठीक है जी, तो ये फर्दर ब्रेक हो जाती है अलग अलग लाइंस में। समझे बात, अभी आपको दिखाई दे रही है कि एक लाइन है जिसको आप वीक मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये अलग अलग स्कैटर्ड हो जाएगी अलग लाइन में। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन लाइन। तो वहां पर दो इफेक्ट नहीं आ जाते हैं, जीवन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। जीवन का मतलब क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इसको तो ये ब्रेक हो जाएगी अलग लाइन्स में। वो क्यों हो गई साहब, ये भी नहीं पता कर पाए। तो भाई नई डिस्कवरी है जी, मैंने देखा, चलो कोई बात देख लिया, वो पढ़ेंगे बीएससी में, जीवन इफेक्ट क्या है और स्टार इफेक्ट क्या होता है, वो क्यों ऐसा ऐसा होता है। रदरफोर्ड के टाइम तक वो बात हमको पता नहीं थी, नई चीज थी, तो इसको ज्यादा हुआ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया, फिर स्टार में फिर अलग अलग हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ ये इनको पता बात नहीं चली और ना इसको एक्सप्लेन कर पाए। तो इसमें कई कमियां रही, ना तो ये स्टार इफेक्ट को कर पाए एक्सप्लेन, ना ही ये जीवन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए, ना ही ये बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन इमिट कर रहा है तो भैया वापस क्यों नहीं आ रहा। ये सारी बातें इनको नहीं समझ में आई। क्यों नहीं समझ में आई, इसके पीछे कारण भी कई हो सकते हैं। तो जब तक ये मॉडल की बात चल रही है, जब तक क्लासिकल फिजिक्स का बोलबाला था, ये सब नई बातें थी, एटॉमिक लेवल पर हम पहुंचे ही थे। एटम के बारे में सबसे पहले बोलने वाले कौन थे, थॉमसन। कुछ बातें बताई, उनके शिष्य रदरफोर्ड थे, उनके अंडर में उन्होंने पीएचडी किया था, तो उनके साथ ही उन्होंने काम किया है। तो कुछ सीखा उनसे, उनकी जो कमियां थी दूर किया, थॉमसन की कमियों को रदरफोर्ड ने और अपना मॉडल दिया। उससे पहले फिजिक्स के नियम थे वो अलग टाइप के नियम थे, क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन का बोलबाला था, जहां पर न्यूटन के सारे लॉ बहुत अच्छी तरह काम करते थे, बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इसके बाद आपका नई फिजिक्स आपकी आ गई, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, बहुत तरह की आ गई। तो क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी थी। वो सोच रहे थे सब की सब यहाँ पर भी जो अब तक हो चुका है वही काम होता रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, अब उसको दूर करने आए थे कौन, नील्स बोर। नील्स बोर भी किससे पढ़े हैं, रदरफोर्ड। देख रहे हो पूरा लिंक ही लिंक है। थॉमसन के साथ काम किया किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड शिष्य रहे हैं, हाँ, और उनमें देखो अब भी बाहर है, कब 100 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे अच्छा काम करता है, इसको मैंने पढ़ाया था। जो बेकार हो जाए इसको मैंने पढ़ाया। तो बेशक स्कूल में 100,000 बच्चे होते हैं, लेकिन एक का ही 2 का नाम आता है कि वो बच्चा हाँ पहुंच गया, उसका एमडीएम हो गया, वो पीएम बन गया, वो सीएम बन गया, वो डीएम बन गया।
सब तो बनते नहीं है, तो कोई एक आदि ऐसा होता है निकल के जाकर उनमें से कोई है। पूरी यूनिवर्सिटी में क्या ऑप्शन नहीं थे, रदरफोर्ड ने हाइड्रोस्कोप को लिया, मार्शन को, हिंदी बच्चा होगा, होशियार होगा पढ़ने लिखने में, ऐसे ही सबको छोड़ दो, इसके नाम आया। तो इसको सबको दूर करने कौन आ रहे हैं, नील्स बोर, बहुत बड़ा नाम है इनका, हेनरी डेविड नील्स बोर। तो इसमें कुछ कमियां रही, उसको दूर करेंगे कौन, नील्स बोर। तो नील्स बोर का अपना छोटा सा मॉडल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मॉडल इस पे एटम में, जो कमियां रही थी सबको दूर किया, लेकिन फिर भी वो फंस गए, कुछ कमियां उनके पास भी रह गई। कमी तो अब भी है, और ये है कि कुछ रहस्य खुल जाते हैं, उनको समझ लो, आगे कुछ बातें उसमें ऐड कर चले जाओ। तो नील्स बोर मॉडल, इसमें क्या है, इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की सभी कमियों को पहले ध्यान से देखा, कमी क्या क्या है। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी थी, उन्होंने कहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, कहाँ घूम सकते हैं पता नहीं। उन्होंने कहा था कि एन इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, फंस गए यहाँ पर, वो घूम सकता है लेकिन कहाँ घूमेगा पता नहीं, कोई फिक्स उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन रदरफोर्ड की बात को नकारते हुए बोल्ट्जमान ने क्या कहा, ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और ऑर्बिट का भी नाम चेंज करके नया नाम रख दिया एनर्जी लेवल्स या एनर्जी सेल्स। एनर्जी लेवल नाम को कॉइन करने वाले नाम कौन, आदमी कौन है, नील्स बोर। इससे पहले ऑर्बिट वर्ड यूज होता था, लेकिन नील्स बोर ने कहा एनर्जी लेवल्स की बात की। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमता है मर्जी से, जहां मर्जी घूम ले वहां बना करके, कहां घूमता है, एनर्जी लेवल फिक्स ऑर्बिट्स में घूमता है। जिस ऑर्बिट के हिसाब से उसकी एनर्जी फिक्स हो रही होगी उसमें ही वो घूम पाएगा, ऐसा नहीं है मर्जी से कहीं भी घूम ले। तो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमते हैं, और इन फिक्स्ड ऑर्बिट का नाम दे दिया उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया, स्टेबल ऑर्बिट्स, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। दूसरी बात में क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो क्या बोली, जो कहा था रदरफोर्ड ने कहीं भी घूम सकता है, नकार दिया, कहीं भी नहीं घूमेगा, कहां घूमेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। दूसरा नाम क्या दिया उसका, फिक्स्ड ऑर्बिट्स या स्टेबल ऑर्बिट्स, स्टेबल सेल्स या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का नाम होता है। दूसरी बात, इनसे इन पे आलू लग गया था, साहब बताओ कि इलेक्ट्रिक यूज क्यों नहीं करता। तो उसके बाद बोर्ड ने कहा कि नहीं करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने स्टेबल ऑर्बिट में तो वो कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। पूछा क्यों नहीं करेगा, तो मुझे क्या पता क्यों नहीं करेगा, नहीं करेगा। उन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, देखे, लेकिन हर बार में क्या दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कहानी थी, एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, कुछ एटम में क्या दिखता है, दिखता ही नहीं है। तो कहा ठीक है नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, अब तक तुम क्लासिकल थ्योरी बात करते थे, न्यूटन के लॉ लगाते थे, ये जो लॉ हैं तुम्हारे हैं वो सही बहुत बढ़िया है, काम करते हैं, लेकिन ये एटॉमिक लेवल पर काम नहीं करते, क्वांटम लेवल पर जो आपके लॉज हैं वो काम नहीं करते। तो आप उन रूल्स को यहाँ मत थोपो। ये मेरी बात से मान लो कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा इन फिक्स्ड ऑर्बिट तो वो लूज नहीं करेगा किसी भी रेडिएशन को, एनर्जी को लूज यहाँ से नहीं करेगा। तो जो रूल्स आप लगाने वाले हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पर पढ़ना है तो आपको नए रूल्स देखने पड़ेंगे, इसको ढंग से स्टडी करना पड़ेगा, उसके रूल्स बनाओ, उन्हें पढ़ो, पहले ज्ञान मत ले लो। तीसरी बात ये आई, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो ये बात बिल्कुल सही है, उसको घूमने के लिए आवश्यक जो फोर्स चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स, वो कहां से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और जिसके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उसको मिल जाता है। ठीक है जी। सबसे खास चीज, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स में उसका एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हैं बात,
कौन सा मोमेंटम? मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम mvr, v कौन सा होता है? जो i के साथ कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। ये कितना होना चाहिए? h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल। 1 टाइम हो जाए, 2 टाइम हो जाए h/2 पाई, 3 टाइम हो जाए या n टाइम हो जाए n/2 पाई। ये n की जो वैल्यू है क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 7। यही उन्होंने बताया कि यही उस सेल का करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होगा। के सेल के लिए n बराबर 1, l सेल के लिए 2 पढ़ा हुआ आपने फिर k l m n n1 n2 n3 n4। तो ये स्टेबल ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या उसका नंबर है और उससे न्यूक्लियस से। पहला सेल का n बराबर 1, सेकंड सेल n बराबर 2, थर्ड सेल n बराबर 3। इसकी बात भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कभी रहेगी उनसे। उन्होंने बता दिया कि ऐसा होता है, सब क्यों होता है, लॉजिक है इसका सब मुझको नहीं पता। ये ऐसा काम कर रहा है तो मैंने इसको देख करके लिख दिया है, और क्या वजह है मुझे पता नहीं। इसको हमने प्रूव कर लिया है इससे पहले इंटरफेरेंस डी ब्रोगली वाले कॉन्सेप्ट से। इसको प्रूव बाद में किया गया था, बहुत ज्यादा बाद में। इसको सपोर्ट किया था किसने? डी ब्रोगली ने अपनी रिसर्च की, थ्योरी बनाई, उसके बेस पे उन्होंने बताया कि ऐसा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का कैसा मल्टीपल है? इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4। इसे बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, जिसमें जो इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है उसका नाम क्या दिया जा रहा है? बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। और जो स्टेबल ऑर्बिट थी उनका भी नाम किया जाता है बोर्स स्टेबल ऑर्बिट्स। बोर्स स्टेबल ऑर्बिट्स नाम उसका रख दिया। तो ये कई सारी बातें आई। फिर उनसे पूछा कि ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? फिर जो स्पेक्ट्रम में जो बन रही थी लाइन्स, जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि वो अलग अलग लाइन्स क्यों बन रही है, बीच में क्यों नहीं बन रही, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि भाई स्पेक्ट्रम में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, निकलेगा रेडिएशंस। तो उन्होंने बताया कि जब कोई न्यूक्लियस ये है, ये इसके पास ऑर्बिट्स है, जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिलती है, क्योंकि इनका नाम क्या है? एनर्जी लेवल्स है। इसमें एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं, जिसकी एनर्जी जहां फिट हो जाएगी वो वहीं बैठ जाएगा। ठीक, अगर आपने बाहर से एनर्जी दी, इसको किसी फॉर्म में दे रहे आप, तो ये जंप कर जाएगा अगले ऑर्बिट में, जिसमें उसकी फिट हो जाएगी एनर्जी उसके बेस पर। अगर मान लो आगे ऑर्बिट नहीं है तो एटम से कौन निकल जाएगा? जो एटम बन जाएगा आयन, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उससे। अगर अब आगे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, जब वापस आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। यदि आप एनर्जी देंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आगे वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जंप कर जाएगा। यदि वापस आ रहा है तो निकालेगा क्या? रेडिएशन। यही कहानी है। एनर्जी मिली, आगे कुछ पहुंच गया, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में आ गया साहब। परंतु ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में हमेशा रहेगा। वो तकरीबन 10⁻⁸ सेकंड के आसपास वापस जंप कर जाता है अपने प्रीवियस वाले स्टेट में। अब ये जो निकल रहा है रेडिएशन, यही शो करता है अपना स्पेक्ट्रम। बीच में नहीं, जब जब कूदेगा जहां जहां कूद सकता है। अब इसके जो सेकंड वाले अगर कूदेंगे फर्स्ट वाले में, तो एक फिक्स निकलेगी एनर्जी, फिक्स निकलेगा रेडिएशन, तो उससे करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगी, एक में मिल जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन कूद रहा है दूसरे वाले से पहले में, या इससे कूद रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग लाइन मिल जाएगी। ठीक है ना? सब कूदेंगे नहीं, जो जो कूद करके आएगा उसके लिए करस्पॉन्डिंग आपको लाइन्स मिलती रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी कूदता रहेगा, यहां भी आके बैठ जाएगा, नया बन जाएगा ऑर्बिट, नहीं बनेगा। कूदेगा, एनर्जी रिलीज करेगा,
उसके हिसाब से जो वेवलेंथ रिलीज होगी उसका आपको दिख जाएगा स्पेक्ट्रम λ1 λ3। तो ये ऐसे है, बीच में नहीं मिलेगा कुछ भी आपको। ये कुछ कहानियां बताई उन्होंने, बोर ने दूर किया कमियों को। हाँ जी, तो ये था आपका बोर मॉडल। इसमें आपको ध्यान रखना दो बातें कि ये वाला पोस्टुलेट और वो वाला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे होगा बैलेंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये कहानी थी। अब इन्हीं दो पोस्टुलेट से नील्स बोर ने साहब बहुत बड़ा काम कर दिया। इलेक्ट्रॉन को बिना देखे उसकी रेडियस, उसकी एनर्जी लेवल्स, स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम के रहस्य खोल दिए कि साहब कौन कौन सा एटम में कौन कौन सी स्पेक्ट्रलाइज आपको दिखाई देंगी। सारी कहानियों ने बता डाली। केवल छोटे से दो इक्वेशन से ही उन्होंने सारा खेल कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमको बोर्स रेडियस, कौन सी रेडियस आप पता करनी है, बोर्स रेडियस मतलब रेडियस ऑफ बोर्स स्टेबल ऑर्बिट्स, जो रेडियस में कितना कितना होगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, वो सारी बातें उन्होंने बता डाली। उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, सब कहानी उन्होंने अपने इन्हीं दो इक्वेशन से पता कर ली। तो पहला काम करते हैं, टोटल एनर्जी पता कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी nवे नंबर के ऑर्बिट में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, nवे नंबर में। nवे नंबर का मतलब यह है कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, n। ठीक है, उसका रेडियस मान लेते हैं हम rn, उसकी स्पीड मान लेते हैं vn। तो ये आपका एक छोटा सा अच्छा सा न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, इसकी रेडियस क्या मालूम है, यहां से यहां तक r है। ठीक, इसकी स्पीड है vn, इसका मास है m। ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास है। इसमें हो सकता है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो, उनमें से कोई सा एक मैंने पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके बारे में देखिए, जिस एटम का न्यूक्लियस है माना उसका एटॉमिक नंबर है Z, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस पर, प्लस Ze। अगर इसके पास दो होता प्रोटॉन तो दो ही हो जाते, Z मान लिया तो मैंने Z। इसका चार्ज कितना है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये N लगाओगे, N लगाओगे, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इम्बैलेंस कंडीशन आप लगाओगे Fe बराबर mv² बाई n का घन है। ये क्या है, K Q1 Q2 बाई बराबर mvn² बाई एक Rn ने एक Rn को मार दिया। ठीक है, तो जो बचा आपका वो ये बच गया। हमको पता लगाना है क्या इसमें, फिलहाल टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है भाई बहनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो तरह का है। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब ये मत करना कि सब लगा दो mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस K Q1 Q2 बाई गैप, ये होता है। तो K Q1 कितना है, Q2, लेकिन जब आप पता कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी तो चार्ज को पुट करोगे विद साइन। ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ये कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये मास क्यों आया, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन बट्टे गैप। कितना गैप है, R है, प्लस के ई, ये डिपेंड करता है आपका 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो यहां पर देखो Vn², तो हमारे पास आ चुका है यहां से, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं
एम वी एन स्क्वेयर बराबर के जेड ई स्क्वेयर बाई आर है। तो इसमें एक काम करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, ठीक है जी। ये क्या बन गया आपका हाफ एम वी एन स्क्वेयर बराबर किसके आ रहा है, उसके आ रहा है। इसकी वैल्यू नहीं मिल जाएगी आपको यहां से। तो टोटल एनर्जी जो मिली है फिलहाल वो है माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई आर है प्लस के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r। आर है कर दो बैलेंस, ऊपर ही होगा कितना बचेगा माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r। इसमें क्या कुछ नेगेटिव हो सकती है अंदर, के फिक्स वैल्यू है, जेड फिक्स है, ई फिक्स हो गया और स्क्वायर पॉइंट हो जाएगा, रेडियस तो नेगेटिव हो ही सकती। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कितनी आ रही है इसकी बात करते हैं। तो अभी आपके पास एक ये सिस्टम था, बोर का जो एक और है पोस्टुलेट, इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का कैसा मल्टीपल हो, तो n को लगा दिया मैंने, nवें नंबर का रेडियस की बात चल रही है, ये ना। अब यहां से इसमें आर्म पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां से आर्म निकालते हैं, कितना आएगा भैया, NH/2 पाई mv। एक काम करते हैं पहले, चलो डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। चलो इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मेरा पहले ही मान लो। इधर देखो एम बी स्क्वेयर बाई आर बराबर है भैया आपका के जेड ई स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर। ये कटेंगे आर से आर, एम बी स्क्वेयर बराबर के जेड ई स्क्वेयर बाई आर मिल गया। चलो साहब एक आपके पास ये इक्वेशन है एन एच बटे 2 पाई, आगे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है v और r, ठीक है। इसमें से v गायब कर दो तो r निकल जाएगा, r गायब कर दोगे तो v निकल जाएगा। इसका करो स्क्वायर बोथ साइड, पहले तो आप m स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई। अब देखो भाई ये n स्क्वायर है आपका, इसको लिख दो आप n इनटू m, तो m v स्क्वायर r की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। तो एक तो बचा आपका m, ये मिल गया आपको के जेड ई स्क्वायर बाई आर इनटू बराबर n स्क्वायर बटे 4 पाई, इसको मिटा दें इस r से, तो इसमें आपका r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू m के जेड ई स्क्वायर, ये मिल गया आपको यहां से r, ठीक है। अब आपको इसमें यूज कर लिया है तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस r को ये nवे रेडियस का r है, समझेगा, r का चल रहा मतलब r क्या है हमारा, r n ही है। इस r को उठा के यहां रख दो, रखो साहब। तो टोटल एनर्जी बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर 2 पुट करो ध्यान से, n स्क्वायर h स्क्वायर, बोलो n स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। इसमें z कितनी बार आ गया, 2 बार, k कितनी बार आ गया, 2 बार। तो k का जो वैल्यू है इसमें वो कितना है, ठीक है जी।
H का मतलब क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। M का मतलब क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें केवल और केवल Z और N के अलावा सब कैसा है? सब कांस्टेंट है। तो सम की वैल्यू पुट करने पर आपको मिलेगा, पूरा सॉल्व कर कराते उसे कन्वर्ट, ये T V बाकी ये भी T की बात नहीं है, तो उसमें डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको मिलेगा ये -13.6 Z इंटू Z अपॉन N स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की जिसके एटॉमिक जो रेडियस, उसका क्या बोलते हैं, जो उसका न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर Z है और वो m नंबर में घूम रहा है। ठीक, तो ये नेगेटिव आ रही है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का एक मतलब ये भी है, कई भी मतलब निकल के आते हैं कि यदि किसी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो उसकी वजह से वो बाउंडेड है, उसको पास में क्या करना होगा? सर्कुलेट करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का एक अलग मतलब है, ये लेकिन क्या है? टोटल एनर्जी है। तो इससे ये सिद्ध होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंड होकर के घूम रहा है। ये निकाली मैंने क्या? टोटल एनर्जी कैसे आ रही है? नेगेटिव है। अगर मैं बात करूं आपसे फॉर H एटम या हाइड्रोलाइक एटम्स, मतलब Z बराबर 1 वालों के लिए, तो N बराबर 1, जब वो पहले ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या होगी उसकी? Z1 N1 कितना आएगा? सेकेंड में कितना आ जाएगा? Z1 Z वही रहेगा ना, बटे 4, 13.6/4 करेंगे तो 4 दिया 12 कितना आएगा? थर्ड ऑर्बिट कितना आएगा? माइनस 9 जमा करेंगे तो 1.4 ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हो गए। फोर्स कितना आ रहा है? 0.8 बस इतना को याद होना चाहिए। ये क्या चीज आपको कल क्या आ गई? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन nth नंबर ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अब इसमें एक काम की बात और है, काम की बात यह है कि ध्यान देखो, ये है आपकी Pe, ये आपकी है क्या? K। तो भैया Pe कितनी है? देखो ध्यान से एक बार, -2kz²/2r। K कितनी है? kz²/2r। अच्छा, क्या ये चीज ये नहीं है? अगर मैं इसको कुछ समय के लिए k का मतलब वो फिलहाल वैल्यू है 1.45 हो गया, 9.1 वाली, इसको मान लेता हूं मैं k, पूरा k है या k है दोस्तों, यानी कि अब बात करें Te की। Te बराबर देखो -2ke, -2 टाइम्स ऑफ ke हो जाएगा। P कितना हो जाएगा? ये P है भैया, ये P है, ये T कितना है? जो ये है वही आपका ये है, बस कितना अंतर है? माइनस का T कितना है? चलो दुआ लिख लो। मैंने इस नंबर को माना है P, T
पी है अब साइड से कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। पी बराबर आपका हो गया माइनस के बाई 2r। इनमें क्या अंतर है? माइनस का और प्लस का अंतर है। तो पीई और लिख लो माइनस 2 अपॉन 2, चलो कर लेंगे उसको 2 के जेड स्क्वायर बाई 2r। अब देखो यही ये है, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ, और जो इसकी पी है वो कितनी है? माइनस के, तो के है सुने बात। यदि तुमसे मैं कहूं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इसका पी कितना होगा? एक और पी बराबर कितना होता है? मतलब के बराबर माइनस टी। मैं बात करूं के की तो केवल क्या रखूंगा मैं इसको पी का मतलब दोगुना कर देंगे इसका टोटल एनर्जी का दोगुना माइनस दोगुना काइनेटिक एनर्जी, इसका दोगुना कर दो माइनस 6.8 भाई के की बात करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा -2 से। यदि आप इसको लेकर क्या हो गए? P बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ विद माइनस साइन। दूसरी बात एक और हम रखो कि जो टोटल एनर्जी आपकी है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रही है? ये जो इसकी टोटल एनर्जी है वो, इसमें ध्यान रखना है आपको ये चीज जेड स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर बाई एन, ये रखना है, ये आपको ध्यान रखना। इस पे एक सवाल बन सकता है यहां से एग्जाम में, ये ना थोड़ा सवाल है 1 मार्क्स का सवाल। ये सवाल आपका एग्जाम में 2 नंबर में आ चुका है बोर्ड कि एक ऑर्बिट है 3rd नंबर का, उसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का के बताओ, पी बताओ, टी बताओ। बात हुई 3 नंबर पे 3 और जाने 3 सोचोंगी आपकी क्या पूछा है? 3rd ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पीई, क्या होगा? के, और क्या होगा? टी। तो क्या करना है आपको? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए ही बोर्स का मॉडल ढंग से काम करता है, सिंगल चार्ज जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। जेड अलग हो सकता है, जैसे आपका H हो सकता है, He+ हो सकता है, लिथियम+ हो सकता है। समझे बात? जिन जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन एक होगा उसको ढंग से करना है एक्सप्लेन। अब आपने पता किया है कि कितना होता है इसका टोटल एनर्जी। केवल पूरा काम जैसे कितने क्वेश्चंस का है? 2 इक्वेशन का, सही है? उठा पटक कर दिया आपको रख देना है। मैं आपसे कहूं कि रेडियस क्या होगी? हाँ जी, R बराबर यहां से काम करते हैं इसका रेडियस का जी, तो जोड़ से कर देते हैं। हमको टीई मिल चुका है कितना? हमको मिल चुका है टीई बराबर -13.6 Z²/, और मेरे पास एक ये भी इक्वेशन छोटी सी है, टीई बराबर -ke के Z
बाई इसको मैं और भी काम कर सकता था, मुझे वो देखिए आराम से। ये भी टी है, ये भी टी है, आप कर दो तो माइनस से तो माइनस कर जाएगा। 13.6 जेड स्क्वायर बाई कर दो, आपका आ गया बराबर माइनस तो बढ़ जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर बाई 2r। देखो जो इसके इनपुट करते हैं इसमें हम एक जेड से कट जाएगा आपका, एक जेड कट जाएगा, तो यहां से आपका जो आर एन निकल करके आ रहा है वो आ रहा है आपका के ई स्क्वायर, एक को बांट दो ना, ये तो ये है, तो के बचा, ई बचा, 2 बचा, 13.6 आ गया, ये पहुंच जाएगा आपका ऊपर, जेड आ जाएगा आपका नीचे। इसको सॉल्व पूरा करोगे, इसमें क्या रहेगा अभी आपका सब आ गया ना, इसका क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ के, इसका 31 आएगा, 16 बोला तो काट के अगर आप ये जो आपको निकल के आएगा ये आर एन बराबर 53 ये एन स्क्वायर बाई जेड, ये बन के आएगा, मतलब आर एन इक्वल टू, अगर जेड वन मान ले तो काम सही है। चलो फॉर एक एटम अब दो बात हमसे देखो आप, बात नंबर 1, आगे जा रहे हैं तो एनर्जी आपकी लगातार बढ़ती आ रही है। पहले ऑर्बिट का क्या होगा रेडियस 0.5 से स्ट्रॉन्ग, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इनटू 4, थर्ड रेडियस, मतलब रेडियस इसका जो रेशियो होगा वो कितना कितना होगा, रेशियो ऑफ बोथ रेडियाई r1 r2 अप टू सो बराबर, बोलो इसका मतलब क्या हुआ, एटम के अंदर जो रेडियस है बोर्ड्स की, ऑर्बिट्स की, उनमें गैप बराबर नहीं है। जो पहला ऑर्बिट है वो बहुत करीब है न्यूक्लियस के, जो दूर है तो वो थोड़ा सा और दूर, वाला और दूर। ऑल द ऑर्बिट्स इन एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, स्पीड भी अलग अलग होगी सबका, एनर्जी भी अलग अलग होगी। हर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का तो सेम होगा, ऑर्बिट चेंज, स्पीड चेंज, एनर्जी चेंज, रेडियस भी अलग तरह से चेंज होती है आपके। तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि T डिपेंड ऑन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और आर एन, ठीक है ना। अब आपके पास एनर्जी आ गया और आर आ गया, अब इसे भी निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, ठीक है, वो निकाल लेंगे क्या। हाँ अब तो जुगाड़ हमारे पास बहुत सारे हो गए ना, निकालने के, चल ठीक है।